हेलो गाइस, वेलकम इन टारगेट टीचिंग स्कूल। तो सीटेट में आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि सीडीपी जो है आपकी 30 नंबर की आती है। तो ये सीडीपी की एक टेस्ट सीरीज़ है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। तो चलिए करते हैं। आपको जो भी आंसर ठीक लगे आप वो अपने मन में कर सकते हैं कि ये इसका आंसर है, फिर मैं भी आंसर बता रही हूँ। ठीक है, तो क्या दे रखा है कि प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए। ठीक है, मतलब जो एक शिक्षक है ना, उसमें क्या होना चाहिए? पढ़ाने की उत्सुकता हो, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता हो, शिक्षण पद्धतियों एवं विषयों के ज्ञान की दक्षता हो, धैर्य और दृढ़ता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो प्राथमिक स्तर के बच्चे होते हैं ना, उनमें थोड़ा वो भी होता है कि हाँ वो इधर उधर थोड़ा वो कर रहे हैं, उनको एडजस्ट करना पड़ता है। तो टीचर जो होना चाहिए उसको धैर्य और दृढ़ता हर एक शिक्षक में होनी चाहिए। ठीक है, ताकि कोई भी बच्चा है उसको कितना भी नहीं आ रहा है, लेकिन आपको धैर्य रखना है और उसको समझाने की कोशिश करनी है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो पहले प्रश्न ही पढ़ लेते हैं, बाद में ऑप्शन देखते हैं। तो क्या दे रखा है कि एक शिक्षक अपने लोकतांत्रिक स्वभाव के कारण विद्यार्थियों को पूरी कक्षा में कहीं भी बैठने की अनुमति दे देता है। तो कुछ बच्चे जो हैं वो एक साथ बैठते हैं और चर्चा करते हैं, सामूहिक पठन करते हैं, साथ साथ पढ़ते हैं, कुछ चुपचाप बैठकर अपने आप पढ़ते हैं। लेकिन एक उनके पेरेंट्स या अभिभावक को ये अच्छा नहीं लगता, पसंद नहीं आता है। इस स्थिति से निपटने के लिए निम्न में से कौन सा तरीका सबसे बेहतर होगा? तो चलिए ऑप्शन देख लेते हैं, क्या इनके तरीके बेहतर हो सकते हैं। तो अभिभावक को प्रधानाचार्य से अनुरोध करना चाहिए कि उनके बच्चे का अनुभाग बदल दे, या फिर क्या है कि अभिभावकों को शिक्षक पर विश्वास व्यक्त करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। फिर क्या है कि अभिभावकों को उस विद्यालय से अपने बच्चे को निकाल लेना चाहिए। और फिर दे रखा है कि अभिभावकों को प्रधानाचार्य से शिक्षक की शिकायत करनी चाहिए। इनमें जो नेगेटिव थॉट्स है ना वो अलग ही कर देते हैं, जैसे ये नहीं हो सकता, ठीक है, बच्चे को निकालने वाला भी नहीं हो सकता। अब इन दोनों में क्या होना चाहिए आपको ये थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो ये यही कर सकते हैं हम कि अभिभावक जो है उनको शिक्षक पर विश्वास करना चाहिए और शिक्षक के साथ समस्या पर चर्चा करनी चाहिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। थर्ड नंबर क्या दे रखा है भाई? तो इसमें दिया हुआ है कि वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है, वो कौन सी अवस्था है? ठीक है, जब तार्किक रूप से बच्चा जो है वो तार्किक रूप से वस्तुओं का चिंतन करने लगे, तो कौन सी अवस्था होती है? वो होती है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न क्या दे रखा है कि मन का मानचित्रण जो है, मन का मानचित्रण संबंधित है। कोई भी कार्य हम करने जाते हैं तो उससे पहले हमारे मन में एक इमेज बन जाती है कि इसे हम ऐसे कर दें फिर ये कर दें, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा आपकी मन की क्रियाशीलता पर अनुसंधान से। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है भाई? तो अगला प्रश्न है, विशेष रूप से प्राथमिक स्तर पर जो विद्यार्थी हैं, विद्यार्थियों की सीखने संबंधी समस्याओं को संबोधित करने का सबसे बेहतर तरीका क्या है? मतलब जो प्राथमिक स्तर के बच्चे हैं उनको सिखाने के लिए सबसे अच्छा तरीका क्या हो सकता है? महंगी और चमकदार सहायक सामग्री, सरल और रोचक पाठ्यपुस्तकों का प्रयोग, कहानी कथन पद्धति का प्रयोग किया जाए, फिर क्या है, क्षमता के अनुरूप विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना। मेरे हिसाब से तो आपका ऑप्शन नंबर डी ही होगा। जो जैसा बच्चा पढ़ने में है उसको उसकी अकॉर्डिंग, उसकी क्षमता के अनुरूप ही शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें काफ़ी ऐसे क्वेश्चन हैं जो आप खुद पढ़ के कर सकते हैं, जो थोड़े आपको रटने पड़ेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें क्या दे रखा है भाई? तो इसमें दिया हुआ है, निम्न में से कौन सा शिक्षार्थियों में सृजनात्मकता का पोषण करता है? मतलब जो बच्चे हैं उनमें सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी कैसे बढ़ाई जा सकती है? ठीक है, इसके आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं? प्रत्येक शिक्षार्थी की अंतर्जात प्रतिभाओं का पोषण करने के अवसर उपलब्ध कराना, विद्यालयी जीवन के प्रारंभ से उपलब्धि के लक्ष्यों पर बल देना, परीक्षा में अच्छे अंकों के लिए विद्यार्थियों की कोचिंग करना, और अच्छी शिक्षा के व्यवहारिक मूल्यों के लिए विद्यार्थियों का शिक्षण। ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बच्चों में सृजनात्मकता को बढ़ाएगा? तो वो हो जाएगा
जो भी बच्चा है उसके अंतर की जो प्रतिभाएं हैं उसको उसकी पोषण करने के लिए उसको अवसर दिए जाएं कि भाई जैसे हम लोग कहते नहीं कि जो भी बच्चा है जो करना चाहता है वो आगे आए, है ना। तो उसके अंदर की जो प्रतिभाएं हैं उसके पोषण के लिए उसको अवसर मिले। सभी बच्चों को चांस जरूर देना चाहिए, नहीं कि केवल कुछ ही बच्चे उन्हीं को बार बार चांस दे दें, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है। अब जैसे ये वाले हैं ये फैक्ट आधारित है जो आपको रटने ही पड़ेंगे। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा जो है वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना प्रारंभ करता है। उसमें हम लोगों ने मूर्त पढ़ा था, ये अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में कब बच्चा तार्किक चिंतन करता है, ये पियाजे के अनुसार क्या हो जाएगा। तो पियाजे के अनुसार जो है ना औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 12 वर्ष के जब ऊपर के बच्चे हो जाते हैं वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करते हैं। वैसे भी देखा जाए तो जब 12 वर्ष से बच्चे अधिक होंगे तभी वो जो चीज़ नहीं दिख रही है, अमूर्त का मतलब तो वही हुआ ना, उसके बारे में सोच पाएँ, उसकी चिंतन कर पाएँ, ठीक है। तो 12 वर्ष के ऊपर वाले जो बच्चे होंगे वो अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन कर पाएंगे। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। तो 8वां नंबर क्या दे रखा है भाई, 8वें में दे रखा है सीखना समृद्ध हो सकता है यदि। सीखना जो है वो तब समृद्ध हो सकता है जब कक्षा में अधिक से अधिक शिक्षण सामग्री का प्रयोग किया जाए। ऐसा है क्या? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। और शिक्षक विभिन्न प्रकार की व्याख्यान और स्पष्टीकरण का प्रयोग करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, कक्षा में आवधिक परीक्षाओं पर अपेक्षित ध्यान दिया जाए, ठीक। नेक्स्ट डी नंबर में क्या दे रखा है कि वास्तविक दुनिया से उदाहरणों को कक्षा में लाया जाए जिसमें विद्यार्थी एक दूसरे से अंतःक्रिया करें और शिक्षक जो है ना और शिक्षक उस प्रक्रिया को सुगम बनाए। तो इसका आंसर जो होगा वो आपका क्या हो जाएगा भाई, क्या आपको लग रहा है? इसका आंसर आपका यही हो जाएगा डी नंबर। जो वास्तविक जो रियल इमेज है भाई उसी से बच्चों को उदाहरण दे के समझाएं आप, तभी बच्चा अच्छे से सीख पाएगा। क्वेश्चन यही तो था ना कि कैसे सीखने में समृद्ध हो सकता है, ठीक है। तो उसको जो वास्तविक है ना वास्तविक दुनिया से उदाहरणों के द्वारा सिखाया जाए। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या दे रखा है इसमें, निम्न में से कौन से कथन को सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं मानना चाहिए। सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है। सीखना एक व्यापक प्रक्रिया है, सीखना एक लक्ष्य उन्मुखी होता है, अन्य अधिगमक भी सीखने की प्रक्रिया है, शैक्षिक संस्थान ही एकमात्र संस्थान है जहाँ अधिगम प्राप्त होता है। क्या ऐसा ही क्या, जहाँ पे अधिगम का मतलब भी सीखना ही होता है, ठीक है। तो क्या केवल बच्चा शैक्षिक संस्थान में ही सीख पाता है, एकमात्र ऐसा स्थान? इसमें पूछा गया है कौन सीखने की प्रक्रिया की विशेषता नहीं है, तो ये इसकी कोई विशेषता नहीं है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए ज़्यादा एक्सप्लेन करने पे समय ज़्यादा लग जाएगा ना, आपको तो प्रैक्टिस ही करनी है। चलिए 10वें नंबर पे आते हैं। 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी। यदि कोई 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थी हैं उनके बारे में दे रखा है, आपको ऑप्शन तो सारे पढ़ने ही पड़ेंगे। विद्यार्थी के माता पिता और मित्रों द्वारा उसे दैनिक कार्यों को करने की सहायता की जानी चाहिए, ठीक है। और 5वीं कक्षा के दृष्टिबाधित विद्यार्थियों के साथ कक्षा में समान रूप से व्यवहार किया जाना चाहिए और उनको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराई जानी चाहिए और उनके साथ विशेष व्यवहार किया जाना चाहिए। उनको निचले स्तर के कार्य करने की छूट मिलनी चाहिए, ये भी गलत है। विशेष व्यवहार मतलब कुछ अलग से व्यवहार, ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें ये कोई वो नहीं है, ये भी आपका रॉन्ग हो जाएगा। आपका ऑप्शन नंबर बी होगा, जो भी बच्चे हैं उनके साथ सामान्य रूप से व्यवहार करें, जैसे सभी बच्चों के साथ किया जा रहा है वैसे उन बच्चों के साथ भी, और उनको श्रव्य सीडी के माध्यम से सहायता उपलब्ध कराएं, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 11वां नंबर है, इसमें क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं के साथ संबंधित नहीं है, ठीक है। इनमें से कौन संबंधित नहीं है ऐसा बताया गया, पूछा गया है। तो संवेगात्मक सुरक्षा की आवश्यकता तो होती ही है भाई बच्चों में, ठीक है। फिर क्या है, शरीर में अपशिष्ट पदार्थों का नियमित रूप से बाहर निकलना, ये कोई सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें बी होगा। संगति की आवश्यकता तो होती ही है भाई, कोई भी चीज़ सीखनी है बच्चा बाहर जाके ही सीखता है और दोस्तों से ही सीखता है। सामाजिक अनुमोदन तथा सराहना की आवश्यकता ये भी होती है। तो ये एक सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता की पूर्ति संबंधित नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए अगले प्रश्न में आते हैं।
इसमें क्या दे रखा है, वह कौन सा स्थान है जहाँ बच्चे का संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है, वो कौन सा स्थान हो जाएगा, विद्यालय है। और संज्ञानात्मक मतलब कोई चीज़ बच्चा सीख रहा है ना, ज्ञान प्राप्त कर रहा है। तो विद्यालय एवं कक्षा का जो पर्यावरण होता है, क्लास में जो भी इन्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग बच्चा जो है संज्ञानात्मक विकास को बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आते हैं। 13 नंबर है, डैश को एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है। किसको एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेतक माना गया है? ठीक है, जब विद्यार्थी जो है प्रश्न पूछने लगे, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न यदि पूछा जा रहा है तो इसे हम अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत मानेंगे कि बच्चा सीख रहा है, अभिप्रेरित हो रहा है। सीख रहा है तभी तो प्रश्न पूछेगा, उसको कुछ आ रहा है ना। बाकी कुछ बच्चे जिनको नहीं आता वो चुपचाप बैठे रहते हैं ना। तो विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछना एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत है। अगले प्रश्न में आते हैं 14 नंबर। इसमें क्या दे रखा है, निम्न में से कौन सा बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? कौन सा है जो बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है? वह जो प्रवाहपूर्ण एवं उचित तरीके से संप्रेषण करने की क्षमता रखता है। ठीक है, वह जो अमूर्त रूप से सोचता रहता है, वह जो नए परिवेश में स्वयं को समायोजित कर लेता है। ये भी ठीक है, अमूर्त रूप से सोचना भी एक पॉजिटिव लक्षण है, और परिवेश में किसी भी परिवेश में जाके समायोजित हो जाना ये भी पॉजिटिव है। वह जो लंबे निबंधों को बहुत जल्दी रटने की क्षमता रखता है, ये कोई बुद्धिमान बच्चे का लक्षण नहीं है। तो यही तो पूछा गया है कि कौन सा नहीं है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में आ जाते हैं। इसमें क्या दे रखा है कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय डैश को दिया जाता है। मतलब ये कथन है, किसके द्वारा कहा गया है? तो ये कथन पियाजे ने कहा है कि बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो आपको पता है कि आपके जो सीडीपी में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? आपके जो सीडीपी है और मैथ साइंस जो भी सबके सब्जेक्ट हैं, ईवीएस है, सब में 30 क्वेश्चन बटे होते हैं ना। टोटल आपके 150 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि 30 जो आपकी सीडीपी होती है, अभी सीडीपी की ही क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर, ये आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी 15 करके हम लोग करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगले नेक्स्ट 15 करेंगे। तो कैसी आपको क्लास लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। जो भी बच्चे इस बार सीटेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं ना, तो भाई उनको शेयर कर दीजिए, आपके जो भी दोस्त हैं, है ना, जिससे उनको भी थोड़ी हेल्प मिल जाए। देखें कि कैसा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया था। ये 2011 का सीटेट का पेपर है। ठीक है, उसके हम लोगों ने सीडीपी के 15 क्वेश्चन किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।